नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान और आप मंथन देख रहे हैं। और आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अमेरिका के 50% टैरिफ के बाद भारत की आर्थिक ताकत टकराएगी या फिर हमें नुकसान होने वाला है। कल से अमेरिका में भारतीय वस्त्र, गहनों, फर्नीचर, सी फूड पर भारी टैरिफ लगेगा, भारी शुल्क लगेगा, भारी कर लगेगा, जिससे 60.2 बिलियन डॉलर का भारतीय कारोबार और करोड़ों रोजगार प्रभावित हो सकते हैं या यूँ कहें कि खतरे में आ सकते हैं। टेक्सटाइल हो या ज्वेलरी, विशाखापट्टनम के मछुआरे हों या सूरत के हीरा कारीगर, हर कोई परेशान है कि अमेरिकी बाजार में उनकी पैठ कमज़ोर हो जाएगी या यूँ कहें कि सिमट जाएगी। उधर अमेरिका में बसे प्रवासी भारतीयों के लिए भी बड़ी चुनौती है। अब उन्हें भारतीय सामान खरीदने के लिए 31% ज़्यादा धन चुकाना होगा। सवाल ये भी है कि क्या भारत सरकार अब तक अमेरिका को कोई माकूल जवाब दे पाई है और अगला कदम क्या होगा। आज मंथन में हम विश्लेषण करेंगे इस वैश्विक टकराव का, उस हर पहलू का, उस आर्थिक, औद्योगिक, सामाजिक और राजनयिक नीति का। तो आज यही महत्वपूर्ण विषय है हमारे लिए और हम इसी पर आज बात करेंगे। तो कुल मिलाकर जो स्थिति है, जो परिस्थिति है, वो अपने आप में बहुत ज़बरदस्त तरीके से भारत को ये चुनौती मिली है। भारत हर चुनौतियों का सामना करता रहा है और इसका सामना भी करेगा। अमेरिका में भारत के उत्पादों में 50% टैरिफ कल से लागू होने जा रहा है, जिससे भारत के उद्योग, निर्यात, रोजगार और प्रवासी भारतीयों पर इसका गहरा असर पड़ने वाला। जैसा कि मैंने बताया, भारत सरकार ने अब तक अमेरिका को कोई सख्त जवाब नहीं दिया है, लेकिन संकेत मिले हैं कि रणनीतिक तैयारी जारी है और समर्थन पैकेज की घोषणा जल्द हो सकती है। इंडस्ट्री और निर्यात पर असर लगभग 66% भारतीय निर्यात प्रभावित होगा, जैसे टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, फर्नीचर, सी फूड अब 2 गुना शुल्क झेलेंगे, जिससे तकरीबन 60.2 बिलियन डॉलर का कारोबार भी प्रभावी हो सकता है। एक्सपोर्ट वॉल्यूम में अनुमानित 70% तक गिरावट आ सकती है। इससे उद्योग धंधों की प्रतिस्पर्धा भी कम होने की आशंका है। अमेरिकी बाजार चीन, वियतनाम जैसे देशों के लिए और खुल जाएगा। ऐसी स्थिति में भारत से अमेरिका को निर्यात लगभग 86.5 बिलियन डॉलर से घटकर ये 49.6 बिलियन डॉलर तक नीचे आ सकता है, ऐसी आशंका जताई गई है। रोजगार और भारतीय बाजार में जो गारमेंट है, ज्वेलरी है, कारपेट्स हैं, इन क्षेत्रों में सी फूड का जो काम करने वाले मछुआरे हैं, इस क्षेत्र में लाखों लोगों के बेरोजगार होने का भी खतरा है। खास तौर से निर्यात हब जैसे सूरत, मुंबई, विशाखापट्टनम, नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर जो एक्सपोर्ट है वो सजग राज्यों में आर्थिक अस्थिरता और शहरी बेरोजगारी दर में वृद्धि की आशंका भी जताई जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि जीडीपी ग्रोथ में 0.4% की गिरावट भी संभव है। इस जो उथल पुथल से, जो पहले से काफ़ी कमज़ोर निवेश और औद्योगिक श्रमिक वर्ग के लिए चुनौतीपूर्ण है, और प्रवासी भारतीयों पर जो असर पड़ेगा उसका जो कुल मिला के कुल जमा ये है कि अमेरिका में भारतीय समुदाय को सामान खरीदने के लिए अब 31% ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। मतलब अगर $10 की शर्ट है तो वो एक तरीके से $13 से ज़्यादा में मिलेगी। भारतीय ब्रांड्स और उत्पादों की मांग अमेरिकी बाजार में तेज़ी से घटेगी, जबकि गरीब तबके के प्रवासी भारतीयों की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। सरकार की प्रतिक्रिया और संभावित रणनीति को अगर देखें तो प्रधानमंत्री मोदी ने साफ किया कि भारत दबाव में झुकेगा नहीं और अपनी ताकत बढ़ाता रहेगा। सरकार ने फिलहाल प्रतिरोधी टैरिफ या व्यापारिक जवाब कोई दिया नहीं है। तो कुल मिलाकर बहुत ही ये स्थिति चिंताजनक भी कह सकते हैं, लेकिन हम लोग कम से कम इन सब चीज़ों को लेकर एक बार
बात कर रहे हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी अमेरिका में बसे एक भारतीय प्रवासी ने, उनकी मैं फेसबुक पोस्ट देख रहा था, तो वो कह रहे थे कि इससे जो सबसे ज़्यादा दिक्कत में है अमेरिका में, जो वो प्रवासी हैं जो राष्ट्रवादी हैं, ऐसे प्रवासियों की संख्या तकरीबन 35-40% है जो पाकिस्तान का सामान नहीं खरीदते हैं। बाकी 50-60% लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान का सामान खरीद लेते हैं, तो उनको उनके जेब पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन 35-40% लोग जो सिर्फ भारत के सामान पर निर्भर हैं, दाल चावल इत्यादि, और वो पाकिस्तान या अन्य अरब कंट्रीज़ का सामान नहीं खरीदते हैं, उनको सीधा इसका असर पड़ेगा। और अमेरिका में भी जो व्यापार है, कारोबार, उसका असर पड़ेगा। लेकिन इससे अब एक संभावना ये भी है कि जो बहुत सारी कंपनियां हैं वो वाया दुबई है, वाया जो उन कंट्रीज़, दक्षिण अफ्रीका पर भी काफ़ी कम टैरिफ है, तो तमाम लोग हो सकता है कि दक्षिण अफ्रीका के जरिए निर्यात करें। लेकिन अभी इसमें बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने की जरूरत, जैसे एक कोई मसाला का बहुत बड़ा ब्रांड है जो खाद्य मसाले हैं, तो वो यहाँ वहाँ फैक्ट्री लगाए, यहाँ से माल ले जाए, प्रोसेसिंग करे, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसा लगता है कि ऐसे जो उद्योग हैं वो मिस्र से, अन्य जगह से जो मसाले और तमाम चीज़ें मंगाकर वो वहाँ पर पैकेजिंग करके भेज सकते हैं। वाया मीडिया का रास्ता निकल सकता है, लेकिन ये बहुत दुर्व और दुष्कर मार्ग है। तो आज इस पर हम चर्चा करेंगे, और भारत के लोगों को इसकी असली तस्वीर दिखाई जा रही है, इस पर भी मुझे संदेह है। ये संदेह बिल्कुल है, क्योंकि देशवासियों को पता ही नहीं, सब एक सुरूर में हैं कि साहब हम बिल्कुल जवाब दे देंगे, हम बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं। मतलब अच्छी बात है, आत्मविश्वास बहुत अच्छी बात है, लेकिन अति आत्मविश्वास अच्छी बात नहीं। रियलिस्टिक अप्रोच रखनी चाहिए। हमारे साथ जानी मानी आर्थिक विश्लेषक मिताली निकोरे मौजूद हैं इस चर्चा में। सुशील कुमार जैन व्यापारी नेता हैं, फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर तमाम देशों में काम कर चुके प्रमोद पाहवा साहब हैं, फॉरेन डिप्लोमेट रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और अभिषेक पांडे एक ऐसी शख्सियत हैं जो दुनिया के तमाम देशों में भ्रमण करते रहते हैं, वहाँ के रीति नीति आर्थिक स्थितियों पर अध्ययन करते रहते हैं। ख़ास तौर पर जो शहरी डेवलपमेंट है, शहरी विकास है, और तमाम इस तरह की चीज़ों पर जो एक तरीके से नियोजन पर भी बहुत काम करते हैं। अर्बन अपडेट्स के संपादक हैं। अभिषेक, आपका ही बहुत स्वागत, और थोड़ी देर में और सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ जाएंगे। मिताली निकोरे से आज हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। पिछली दफ़ा जब हम इसी तरीके की चर्चा लेकर आए थे तो मिताली शामिल तो हुई थी, लेकिन हम उनका सवाल नहीं ले सके थे। उसके लिए मैं इस कार्यक्रम में एक बार उनसे माफ़ी चाहता हूं और सीधे उनसे शुरुआत करता हूं। मिताली, इस पूरे जो उथल पुथल है, इसको कैसे देख रही हैं एक युवा के रूप में, एक आर्थिक विश्लेषक के तौर पर? जी, इस पूरे सिचुएशन पर हम अप्रैल से चर्चा कर रहे हैं, और अप्रैल से हम ये देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या होगा आगे, और एक एंजाइटी एक तरह से सबके अंदर कि इससे इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इससे लोगों की जॉब्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आज जब हम इस 50% के टैरिफ की कगार पर हैं, मुझे ये लगता है कि कुछ इमरजेंसी मेजर्स की इमिडिएटली गवर्नमेंट को लेकर आने की जरूरत है। सबसे पहले ये बहुत जरूरी है कि एक इमरजेंसी फंड लाया जाए, जो हमारी इंडस्ट्रीज, जो हमारी एमएसएमईज एक इमिडिएटली इम्पैक्टेड है, उनके लिए ये इमरजेंसी फंड बहुत जरूरी होगा। क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्लस्टर्स हैं। टेक्सटाइल के इंडस्ट्री में अगर हम बात करें तो साउथ में बहुत सारे क्लस्टर्स हैं, चाहे वो तिरुपुर हो, और वेस्ट में भी हैं, जैसे सूरत की हमने बात करी। जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री में, लेदर इंडस्ट्री में, हाँ यूपी में ही लेदर इंडस्ट्री के इतने सारे क्लस्टर्स हैं। हमारा लखनऊ कानपुर का क्लस्टर भी है। तो ये जो हमारे सारे एमएसएमई क्लस्टर्स हैं, इनको इमीडिएट सपोर्ट की बहुत जरूरत है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि ये टैरिफ्स 6 महीने तक लगाए जा रहे हैं या 6 साल तक लगाए जा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी एक, मेरे हिसाब से, एक इमरजेंसी फाइनेंसिंग की सजेशन रहेगी। दूसरा, ये बहुत जरूरी है समझना कि हमें और मार्केट्स को एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है। एक यूएस ही सिर्फ मार्केट नहीं है, हमें यूरोपियन यूनियन की तरफ देखना है, हमें यूके की तरफ देखना है, हमें ऑस्ट्रेलिया की तरफ देखना है, जापान की तरफ देखना है, एमिरेट्स की तरफ देखना है। सारे ये मार्केट्स हमारे लिए ओपन है, और सब हमारे साथ व्यापार करना चाहते हैं। ऐसा कोई भी नहीं है, ऐसी कोई देश नहीं है आज जो ये कह रहा है कि नहीं, अगर अमेरिका आपके साथ ट्रेड नहीं करेगा तो हम भी नहीं करेंगे।
तो इन रिलेशनशिप्स को हमें आगे बढ़ाना है। दूसरा, हमें अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में कनाडा के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है उसे भी रिपेयर करने की जरूरत है, बिकॉज कनाडा भी हमारे लिए बहुत बड़ा मार्केट हो सकता है। मेक्सिको के साथ हमें अपना रिलेशनशिप बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि मेक्सिको और कनाडा दोनों नेबरिंग कंट्रीज हैं यूएस के, और वहां पे चाइना ने ऑलरेडी इतनी सारी फैक्ट्रीज अपनी लगाई हुई हैं। हमें भी ये देखना है कि कहाँ हम इंटरनेशनली इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आज हम वो देश नहीं हो सकते कि हम सबके साथ सिर्फ ट्रेड करें। हमें बहुत सारे देशों के साथ अपने व्यापारियों को लेकर जाना है, और को इन्वेस्टमेंट, जॉइंट वेंचर्स, इन सब के ऊपर फोकस करने की बहुत जरूरत है। जी। तो सिर्फ ये अब आज की बात नहीं है, आगे की भी बहुत फ्यूचर की बात आ गई है। ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण तरीके से मिताली ने इस चर्चा को एक एंगल दिया है। अभिषेक पांडे की तरफ मैं रुख करूंगा। अभिषेक पांडे, मिताली नेकोरे ने कहा कि एक तो कनाडा के साथ इन्होंने एक वर्ड यूज किया कि रिश्ते रिपेयर करने पड़ेंगे, यानी हम डैमेज वहाँ पर हैं, हमें रिपेयरिंग की ज़रूरत है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। दूसरा, बहुत सारे दिनों से ये कहा जा रहा था, बहुत सारे दावे प्रतिदावे थे कि हम बहुत तैयार हैं, बहुत तैयारी है हमारी, हमें कोई चिंता नहीं है। हमने कई डिबेट्स की होंगी, एक दो डिबेट्स में आप भी रहे हैं, तमाम जितने पैनलिस्ट हैं लगभग वो डिबेट्स में रहे हैं जब हमने आर्थिक मुद्दों पर डिबेट्स की है। तो क्या वो तैयारी दिख रही है? क्योंकि मुझे तो बहुत सन्नाटा सा दिख रहा है, बहुत सन्नाटा सा। हो सकता है कि अचानक प्रधानमंत्री जी आए, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और हम सब की बाँचें खिल जाएं कि उन्होंने कोई पैकेज दे दिया, जैसा अभी मिताली कह रही थी। अभिषेक पांडे। आई थिंक जो मिताली ने बात कही उस पर मैं कहना चाहूंगा कि आई थिंक आरबीआई ने, आज इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ रहा था तो उसमें एक आरबीआई ने जो लीड है उसमें लिखा है कि दे आर रेडी एंड दे आर गिविंग सम फाइनेंशियल मे बी सम पैकेज और समथिंग दे आर कमिंग आउट विद। सो आई थिंक एट द गवर्नमेंट एंड वो तैयारी चल रही है, बट लेकिन अभी किसका इम्पैक्ट क्या होगा और ट्रम्प आगे आने वाले समय में क्या करेंगे कोई नहीं जानता है। क्योंकि अगर आप 6 महीने पहले देखें तो ट्रम्प का जो बिहेवियर इंडिया के प्रति था वो दूसरा था, और 6 महीने बाद बदल गया। शायद आई थिंक उसमें जो जियोपॉलिटिकल जो इक्वेशंस हैं उसका काफी अहम योगदान होगा, और जो पाकिस्तान के साथ नजदीकियां बढ़ी हैं उसका भी हो सकता है कि जो जनरल मुनीर की मीटिंग हुई वॉशिंगटन में लंच के दौरान उसका भी असर हो सकता है। लेकिन आपको देखिए कि इंडिया को इन्होंने ब्राजील के बराबर रखा है, जो ब्राजील लगातार ट्रम्प की नीतियों की आलोचना करते रहे हैं। तो ब्राजील और इंडिया जो सबसे हाईएस्ट टैरिफ के उसमें आ रहे हैं, तो ये इंडिया को भी अपनी जो जो इक्वेशन है, जो इंटरनेशनल पॉलिटी में इनको डिसीजंस लेने हैं, डेफिनेटली इंडिया रूस के साथ जो इंडिया का जो पुराना नाता है वो नहीं तोड़ सकता। और उनका कहना है कि एक तरफ तो ट्रम्प अलास्का में जाके पुतिन के साथ मीटिंग कर रहे हैं और बात आगे बढ़ा रहे हैं, एक तरफ उसी रूस से तेल खरीदने को लेके हमारे ऊपर टैरिफ लगाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इसमें जो इंडिया को अपने हितों को ध्यान में रखते हुए, स्पेशली जो प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद से जो भाषण दिया कल, उसमें उन्होंने यही बात कही कि जो हमारे किसान हैं, और एक किसान की भी बात करें तो जो आप देखेंगे लगभग हमारा जो ट्रेड सरप्लस है, सिर्फ एग्रीकल्चर की बात करें तो लगभग 2 बिलियन का है ट्रेड सरप्लस यूएस से। और आप अगर देखेंगे यानी कि लगभग 3.2 के आसपास हम एक्सपोर्ट करते हैं, और लगभग 1.6 के आसपास, 1.6 बिलियन के आसपास हम वहां से इंपोर्ट भी करते हैं। तो जो ट्रेड सरप्लस है वो $2 बिलियन का ही है इंडिया का। तो आप अगर देखें इसमें, और एक और बहुत इंटरेस्टिंग फिगर मैं आपको बताना चाहूंगा जी कि हम इतनी बातें कर रहे हैं, लेकिन जो इंडिया का जो इंपोर्ट बढ़ा है, परसेंटेज वाइज की मैं बात कर रहा हूं, वो है लगभग 24.1%। ये एग्रीकल्चर की मैं बात कर रहा हूं, जो जनवरी से जून 2024 से और जनवरी से जून 2025 को कंपेयर कर रहा हूं। ये इंपोर्ट बढ़ा है, इंपोर्ट बढ़ा है। हाँ हाँ जी। ये मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, तो इंडिया का जो जो अमेरिका ने जो ट्रेड बढ़ा है, यानी कि अमेरिका से जो हम इंपोर्ट करते हैं वो बढ़ा है लगभग 49.1%। इस पे आप देखिए जो, और इंडिया का भी बढ़ा है नो डाउट, लेकिन वो है सिर्फ 24.1%। हम भले ही किसानों के हितों की बात कर रहे हैं, लेकिन जो डेटा बताता है
डेटा बताता है कि अमेरिका से इंपोर्ट 49.1% बढ़ा है। दो दो छमाही की मैं बात कर रहा हूं कंपेयर करने पे। तो हमें ये देखना होगा कि क्या किसानों का हित सिर्फ मार्केट को क्लोज रखकर हम किसानों के हितों को बचाव कर सकते हैं, या हमें उनको एम्पावर करना होगा कि वो compete कर सकें जो ग्लोबल मार्केट है। क्योंकि आप देखिए, हम हो सकता है कि जो बिल्स आए उसमें बात आगे नहीं बढ़ पाई, लेकिन सरकार को जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हैं उसमें दोनों को एक साथ बैठ कर बात करके बिल थोपना नहीं है। हमें ऐसा लाना है कि जो हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें रिफॉर्म आ सके, तो हम इन सब चीजों से अफेक्ट नहीं होंगे। हमें तैयारी की जरूरत है, ना कि हमें टैरिफ से डरने की जरूरत है और कंपटीशन को एक्सेप्ट करने की जरूरत है। अभिषेक पांडे, क्या आप कह रहे हैं कि वो अगर तीनों कानून वापस नहीं होते तो आज हम और मजबूत होते, ये कहना चाह रहे हैं आप? मैं बिल्कुल ये बात नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि दोनों को, क्योंकि उसमें जो किसान के संगठन थे, जो यूनियंस थी, उनको शायद उस भरोसे में नहीं लिया गया। वो भरोसे की जरूरत है, दोनों एक साथ बैठ के बात करें और उसके बाद फिर बिल बनाया जाए। ठीक मेरा ये बात है, कहना ये है। ठीक बात है। हमारे साथ इस कार्यक्रम में उद्योग जगत और व्यापार जगत की रहनुमाई करने वाले सुशील जैन भी हैं। सुशील जैन, आपके जी सेक्टर में किस तरीके की हलचल है? देखिए, मुझे ये लगता है कि सरकार अपनी ओर से कहीं ना कहीं कुछ काम कर रही है। और सरकार ने जिस तरीके से अभी चर्चा में आ रहा था कि जो इंडस्ट्रीज को दिक्कतें होंगी, उसमें भी हेल्प की बात हो रही थी। पैकेज की बात जहां तक आती है तो मैं ये तो नहीं समझता कि जितना नुकसान इस टैरिफ वार से होने वाला है वो उतनी हेल्प सरकार शायद नहीं दे पाए। लेकिन कोई ना कोई एक तरीका शायद निकाले सरकार, जिसमें कि जो भी यहाँ से माल एक्सपोर्ट हो रहा था उन्हें कुछ हेल्प मिल सके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी तक हमारी समझ में आता है कि जब हम कोई माल बाहर भेजते हैं तो हम जो सबसे बड़ी बात है कि वहाँ उनकी वो ज़रूरत है, कहीं ना कहीं उनको उस माल की ज़रूरत है, जब भी वो हमसे उस माल को लेते हैं। और कहीं ना कहीं हमारे रेट बाकी दुनिया के रेटों से कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव है, जब भी हम उस माल को दे पाते हैं। तो व्यापार का सीधा सीधा नियम ये है कि कोई भी व्यक्ति जब भी माल लेगा आपसे, जब आप उसको रेट कम दोगे, क्वालिटी दोगे, हर चीज़ दोगे। अब उस टैरिफ के लगने के बाद कितने लोग उस कंपटीशन में आएंगे और किस तरीके से अमेरिका में जाके उन चीज़ों के रेट्स में अंतर आएगा या नहीं आएगा, ये कल की बातें हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये अगर टैरिफ लगता भी है तो 5 से 6 महीने से ज़्यादा ये टिक नहीं पाएगा। इतनी महंगाई शायद अमेरिका में आएगी। अच्छा, तो उस महंगाई को देखते हुए अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो हम तो जो सफर करेंगे अमेरिका भी दिक्कत में आ जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। और ये मुझे ये लगता है कि ये जो अभी चल रहा है इसका सॉल्यूशन अगले 2-3 महीने में देखने को जरूर मिलेगा। जो आज के इफेक्ट हैं वो हो चुके हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि दोनों पार्टी, चाहे वो इंडिया की बात करें चाहे अमेरिका की बात करें, कहीं ना कहीं एक टेबल पे समझौते के लेवल पे आएंगे। अच्छा सुशील जैन, एक व्यापारी होने के नाते, एक उद्यमी होने के नाते, आप क्या सोचते हैं ऐसी नौबत क्यों आई? मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा आपसे, आप सपा भाजपा कांग्रेस इसको छोड़ दीजिए, देश बड़ा है, कहीं ना कहीं व्यापारी बहुत बड़े व्यापारी भाग्य बजाता है इस देश का, उद्यमी भाग्य बजाता है। तो क्या हमने वो कदम उठाए या फिर हम इधर उधर झूला झुलाते रहे, टहलाते रहे, मीठी मीठी बातें करते रहे, गले में हाथ डालते रहे और उसने गर्दन काट दी ट्रंप ने? क्या करें, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये एक ईगो है। और कहीं ना कहीं किसी ट्रेड की बात करके कोई और दबाव सरकारों पे, आपसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि पब्लिक के सामने नहीं आती हैं। उसमें कोई डील हो सकती है, कैसी भी डील हो सकती है, जिनके ऊपर कोई और बात चल रही होगी सरकार की। क्योंकि देखिए, ट्रेड को जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ, ट्रेड एक ऐसी चीज़ है कि जो आपको अपनी जनता को कम से कम रेट में उपलब्ध कराना ही पड़ेगा। व्यापार तो वहीं पर चलेगा। लेकिन जो और चीज़ें हैं और जिस तरह का हम ट्रंप का बिहेवियर देख रहे हैं, वो सुबह को कुछ है, शाम को कुछ है और अगले दिन कुछ है। जिस तरह का हम बिहेवियर देख रहे हैं सभी देशों के साथ, ये खाली भारत के साथ नहीं किया जा रहा, सभी के साथ किया जा रहा है। और आज अभी लेटेस्ट देखा तो चाइना पे 200% टैरिफ की बात कर रहे हैं। तो जो ये सब चीज़ें हो रही हैं, मुझे नहीं लगता कि ये कोई एक मैच्योर वे है काम करने का। हो सकता है क्योंकि वो खुद एक व्यापारी हैं
और ट्रम्प के बारे में हो सकता है कि जितना हम लोग सोच जानते रहे हैं हैं, उससे कहीं ज्यादा वो जानते हो, उन्हें पता हो कैसे हैंडल करना है। कहीं ज्यादा जानते जरूर हों, लेकिन ये एक ना, मुझे कोई एक गीदड़ धमकी जरूर लगती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं लगता। नहीं तो आप क्या कह रहे हैं कि ये 50% नहीं लगने जा रहा और हम कुछ बिल्कुल इफेक्टेड नहीं होंगे, ये कहना चाह रहे हैं? कुछ टाइम के बाद, ये कुछ टाइम का एक है, और मैं नहीं मानता कि ये बहुत लंबा चलेगा। ठीक है, ईश्वर करे ऐसा ना हो। एम्बेसडर अमीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमीन साहब, अभी एक बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा अभी निकली और हमारे व्यापारी नेता, उद्यमियों के नेता सुशील जैन ने कहा कि बहुत सारे अलग चीज़ें होती हैं, व्यापार के साथ साथ बहुत सारे दबाव होते हैं। जैसे ट्रम्प बार बार अभी 41वीं बार कल कह दिया उन्होंने कि हमने ही वो कराया, मुझे इसका क्रेडिट नहीं दिया जा रहा। तो वो वाला केस तो गॉन केस हम भारतीय मान चुके हैं, गॉन केस है, छोड़ दो उसको, है ना, उसका कोई मतलब नहीं है कि वो 41वीं बार कहें, 42वीं बार कहें, हम लोग गिनते रहें कि अब कितनी बार कह रहे हैं, लेकिन वो हर बार वो ट्रेड की बात करते हैं। अभी सुशील जैन ने भी कहा कि कहीं ना कहीं ये खाली ट्रेड नहीं है, इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई दबाव हम पर डालना चाहते हो या हम उनसे कहीं दब रहे हों व्यापारिक रूप से या किसी अन्य रूप में, कोई ना कोई चीज़ें ऐसी हों, क्या इस तरह की भी चीज़ें होती? आप लोग तो विदेश मामलों को टैकल करते हैं। चौहान साहब, जहां तक सवाल है ट्रम्प साहब का, तो ट्रम्प साहब का तो जब पहली बार ट्रम्प बने थे और उसके बाद जब बने हैं तो आपने देखा होगा कि सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं, और इनकी जो झूठ बोलने के कलेक्शंस हैं वो प्रसारित और प्रचारित किए गए। पिछली बार के भी और अभी भी की, तो आज क्या बोला है, क्या बोलेंगे, कल किस देश के बारे में क्या बोल देंगे। लेकिन जहां तक सवाल है हमारे देश का, इन्होंने कहा था कि हम 25% 27 अगस्त से बढ़ाएंगे, ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा कि जो निर्यात हम कर रहे थे उससे 20% ज्यादा हमने जुलाई तक निर्यात किया है। क्योंकि सबको पता था, वहां के व्यापारियों को भी, अमेरिका के और यहाँ के व्यापारियों को पता था, तो ये अपना ज्यादा माल इन्होंने भेजा है इंडिया से और वहां पे लोगों ने लिया है, क्योंकि जानते थे वहां की बाजार की स्थिति क्या होने वाली। टैक्स लगने के बाद वहां के लोग कितना महंगा, क्यों, तो कारण क्या है कि जो लेबर है वो हमारे यहाँ सस्ती है, वहां पर लेबर बहुत महंगी है। आप गए होंगे, मैं भी गया हूँ, और शायद सभी लोग ज्यादातर जा चुके होंगे अमेरिका के अंदर। ज्यादातर आप नहीं समझिए कि संडे को या छुट्टियों के दिन उनका ड्राइवर तक नहीं आता, खुद ड्राइव करना पड़ता है। बड़ा कॉस्टली कंट्री है, आप देखेंगे। और ऐसा नहीं कि जैसे हमारे यहाँ इंडिया में कि सैटरडे संडे भी हमारा ड्राइवर आ जाता है और साफ मना करता है कि आई कैन नॉट कम। अगर वो नहीं आएगा तो नहीं आएगा, चाहे वो किसी डिप्लोमेट का ड्राइवर हो, चाहे वो पॉलिटिशियन का हो। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो हमारे ट्रम्प साहब हैं, ना तो डिप्लोमेट हैं, ना पॉलिटिशियन है, और ना ही टेक्नोक्रेट हैं, और ना ही ब्यूरोक्रेट हैं। ये क्या है, सिर्फ एक बहुत बड़े अच्छे बिजनेसमैन है। तो इन्होंने कहा नहीं हमारा अमेरिका फर्स्ट है और उससे पॉलिसी लेके चले अमेरिका प्रथम, और ये है, और हम देश का डेफिसिट करेंगे। लोगों ने हमारे ऊपर बहुत विश्वासघात किया, हमारे पर बहुत ज्यादा लोगों ने टैक्स नहीं दिया, हम टैक्स वसूल लेंगे। देखिए, ये एकदम से करना उचित नहीं है और ये हितकर भी नहीं है देश के लिए, जो कर रहे थे या जिनके लिए किया जाना है। ये धीरे धीरे तो प्रोसेस माना जा सकता है और वहां की भी जनता महसूस कर सकती है और जो दूसरे कंट्रीज के दोस्त हैं वो भी, लेकिन इससे हमें घबराना नहीं चाहिए। ये बहुत ज्यादा होता आया है और आपको हमेशा समझना चाहिए, डिप्लोमेटिकली भी बता रहा हूँ, कि कभी भी अमेरिका इंडिया के साथ दिल से नहीं था। दिल से किसके साथ था? हमारे पड़ोसी दुश्मन भारत के साथ जो करता है रवैया, वो पाकिस्तान के साथ रहा है हमेशा इनका। ये आते हमारे यहाँ थे, जाके सहायता देते थे, अनाउंस करते थे, चाहे वो आर्मी से रिलेटेड हो, चाहे वो इकोनॉमी से रिलेटेड हो, हमेशा इन्होंने सहायता पाकिस्तान को दी है, क्योंकि पाकिस्तान के वेस्टेड इंटरेस्ट बसे हुए हैं। आप ये देखिएगा, और आप बेफिक्र रहिए, हमारे यहाँ जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको समझना चाहिए इस बात को कि हमारी देश की सरकार, हमारे डिप्लोमेट्स, जो अभी नहीं, ये हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनको पहले से ही पता होता है इस बात का कि पूरी दुनिया में क्या होने वाला है। इसलिए ऐसा नहीं है, हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं आज भी निगोशिएशन पे हैं, और कहाँ पर बात आती है आके रुक जाती है इस बात पे कि किस तरह से ये हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो किस तरह से बिहेव करते हैं, यहाँ के या फॉरेन के। तो आप इस बात को देखिए, कई सी सिचुएशन बदली हैं। कभी अमेरिका ने नाम लिया रशिया के बारे में, कभी देखिए हमारे देश की पॉलिसी है, डिप्लोमेसी है, हमारे देश की जो बायलैटरल ट्रीटी है, हम जिस तरह से काम कर रहे हैं, अब ये ट्रम्प को पसंद नहीं है। कभी याद होगा हम हर मामले में इन पे हमारे पर सैंक्शन लगाते थे, आज औरों पे सैंक्शन लगाइए, लेकिन आप हमारे ऊपर सैंक्शन लगा नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने देख लिया, रशिया की बात थी, रशिया से हमने दोस्ती रखी, ईरान से दोस्ती रखी। आप देखिए ना, अब ये चाहते ये हैं कि हम इनके पिछलग्गू बने। अब हमारा देश स्वतंत्र है, पॉलिसी हमारी फॉरेन पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी बिल्कुल स्वतंत्र है।
हम इनके पीछे लड्डू होने वाले नहीं है। क्यों, आप देखिए ना, अभी रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर की विजिट हुई है, यूके भी गए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, और भी गल्फ कंट्रीज हैं, हमारे पास मार्केट खुला हुआ है। ऐसा नहीं कि हम ऐसी चीज बना रहे हैं जो हमारी कहीं नहीं जाएगी, हमारी चीज आएंगी। इसमें थोड़ा सा असर पड़ने वाला है, नो डाउट। जैसे आप देखिए फार्मा का है, मेडिसिन का है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है, और आप देखिएगा इस तरह की चीजें, आभूषण है, और हमारे सी फूड की बात आप कर रहे थे, कपड़े की बात करते हैं, लेदर की बात कर रहे थे। तो ये जो चीजें हैं, ये वहां पर ये लोग नहीं बना सकते। अमेरिकन सिर्फ डिपेंड है फॉरेन कंट्रीज के ऊपर। ये उनकी बहुत बड़ी ट्रम्प की भूल होगी। उनके देश में ऐसा हाहाकार मचने वाला है। देखिए किसी भी सेक्टर पे, चाहे इन्होंने स्टूडेंट के लिए की पॉलिसी शुरू की, वहां पे इनके कोर्ट आ गया। इन्होंने कहा जो वहां जन्मे लोग हैं उनको भी हम भेज देंगे बाहर अमेरिका से, वहां पे भी कोर्ट ने उनको स्टे दे दिया। तो ये कई जगह पे मार खा रहे हैं, और आपने देखा होगा कई जगह इनकी आर्मी मार्च कर रही है। ये क्या दर्शाता है, कुछ अंदर से विद्रोह पक रहा है, और ये कुछ नहीं कर पाए। शुरू तो इन्होंने बहुत ज्यादा एक्टिवनेस दिखाई, लेकिन इनको घबराहट क्या है? घबराहट मेन ये है, ये अपनी फॉरेन क्रिप्टो करेंसी यूज करना चाहते हैं, इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं पूरी दुनिया में। इसकी घबराहट थी जब ये जीते, आए नहीं थे, लेकिन ब्रिक्स सम्मेलन में जो बात हुई करेंसी की, उसमें इनको तकलीफ होने लगी। ये लोग अपनी ब्रिक्स की अपनी कोई करेंसी ना चला दें। ये डॉलर के लिए ज्यादा इतना चिंतित नहीं है जितनी अपनी क्रिप्टो करेंसी के लिए चिंतित है। ठीक बात है। और पाकिस्तान के किसी व्यापारी के साथ में इनकी क्रिप्टो करेंसी का भी काम भी वो कर रहे हैं बहुत। कुल मिला के सारी चीजें, इनके पूरा परिवार इसमें इन्वॉल्व है। मुझे एक ब्रेक पर जाना है। अमीन साहब, मैं माफी के साथ में आपको रोक रहा हूँ क्योंकि ब्रेक का इशारा हो गया। बड़ी महत्वपूर्ण बात एम्बेसडर अमीन ने बताई कि भाई हमें बहुत फिक्र करने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अभी हमको एडजस्ट करना पड़ेगा, एडजस्ट करना। बाबा जी, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। ये पूरा जो चीज़ें हैं, दृश्य है जो इस पर अभी हमने चर्चा की, और अभी बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई ठीक है, हम ये तैयारी कर रहे हैं, ये पैकेज हम दे सकते हैं, लेकिन अभी जो सुशील जैन साहब ने बात कही वो बड़ी महत्वपूर्ण है कि भाई जो हमारा नुकसान होगा, जैसे किसानों के बीमा का असेसमेंट होता ना कि इसे फसल चली गई 1 लाख की 2 लाख की, उसे मिला 6,000 रुपया, या कुछ लोगों को 1,500 रुपया मिलता है। तो ये वो कह रहे हैं कि इस तरह की स्थिति हो सकती है, क्योंकि हमें जितना हमारा नुकसान होगा उतना तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं कोई पैकेज या उस भर पाएंगे। तो एक तो दिक्कत तो है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये स्थिर नहीं रहेगा। आप क्या समझ रहे हैं इस पे पावा साहब? मैं अभी 4 महीने नॉर्थ अमेरिका में ही रहकर आया हूँ जी। अमेरिका, कनाडा में, तो उन्हीं सब वहां से भी मेरे ख्याल जुड़ा था मैं आपके साथ। जी, लगातार आप कार्यक्रम में जुड़े थे, बहुत शुक्रिया जी। एक हिंदी में एक पंक्ति आती है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसमें भरा गरल हो। तो हम तो दंतहीन, नखहीन और विषहीन है, तो हमसे कोई क्यों डरेगा? जहां तक बात है जैन साहब की सामान की हमारे सामान के बिना वहां काम नहीं चलेगा। 2008 में मैं कनाडा में था, तो तब वहां के स्टोर्स में हमारे गारमेंट्स और मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट मैक्सिमम मिलता था जी। आज वहां पर टोडलर की ड्रेसेस के अलावा बाकी ज्यादातर ड्रेसेस और लेडीज की ड्रेसेस, गारमेंट्स जो हैं वो मेड इन वियतनाम आते हैं। तो उन्होंने अपना ऑल्टरनेट ढूंढ लिया। हमारा सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट, अगर हम पुराने टाइम में जाएं, जब हमारे ऊपर प्रतिबंध लगे थे परमाणु विस्फोट करने के बाद 1974 के आसपास, तो हमें सबसे बड़ा सहारा था सोवियत संघ का। हमारी आगरा की लेदर इंडस्ट्री, जालंधर की लेदर इंडस्ट्री और लुधियाना का हमारा वुलन गारमेंट्स, ये सब सोवियत और रूस और उन देशों के बाल्टिक देशों के ऊपर डिपेंड करता था। लेकिन आज हमारी पॉलिटिकल विल और हमारे नेता आज लोग क्या कर रहे हैं, ये इवेंट मैनेजमेंट करते हैं या चुनाव मैनेजमेंट करते हैं, एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी पर नहीं चलते हैं। एक तरफ तो हम रूस की तरफ देख रहे हैं और दूसरी तरफ हम कुतुब मीनार पर यूक्रेन का झंडे के कलर लगाकर रूस को चिढ़ा रहे हैं कि जब सोवियत संघ टूटा था हम उसका उत्सव मनाने वालों के साथ हैं। तो ये दो तरफा काम नहीं चलते, दो कश्तियों पर सवार आदमी नहीं चलता। मैं इस बात का समर्थन करता हूं, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि कुछ और भी ऐसे कमिटमेंट हो सकते हैं जो हमने पूरे नहीं किए। 10 साल पहले जब ओबामा आए थे तो ओबामा ऐसे नहीं आए थे, हमने कुछ वायदे किए होंगे और ऐसे वायदे किए होंगे जो सार्वजनिक नहीं किए जाने चाहिए, हमने वो पूरे नहीं किए। तो उनको लगता है कि अगर मैंने मोदी जी पर या इस सरकार पर 10 वर्ष के लिए इन्वेस्टमेंट किया है तो उस इन्वेस्टमेंट को मुझे कहीं से पूरा करना है। सामान सब जगह से आता है,
गन्ना है कोस्टारिका से आता है, बारबाडोस से आता है, मैक्सिको से सारा सामान आता है। हमारे यहाँ से सबसे ज्यादा सामान जाने वालों में डायमंड के ऑर्नामेंट्स जाते थे। तो सुना जा रहा है कि सूरत की ज्यादातर फैक्ट्रियां दुबई में शिफ्ट हो रही हैं, क्योंकि हीरा को पॉलिश करने के लिए कोई बहुत लंबी चौड़ी मशीनें नहीं चाहिए होती हैं, जी तो वो अपना उठा के तामझाम ले जाएंगे। लेकिन उसके एवज में आप एक चीज देखें कि हमारे यहाँ से पूंजी का पलायन हो जाएगा। अगर हम मिस्र में लगाते हैं या किसी और देश में लगाते हैं तो वो हमारे यहाँ से रोजगार भी तो जाता है। हम हाँ, पानी पिलाने के लिए मुख्य दिक्कत यही है पावा साहब कि रोजगार जाएगा, मुख्य रखेंगे दिक्कत ना। यही है जी। तो ये सब दिक्कतें तो हैं ही। और हम 4 महीने बाद 6 महीने बाद क्या होगा, हमारा जितना भी तिरपुर है या लुधियाना है, ये सब एमएसएमई है, बहुत छोटी छोटी यूनिट्स हैं जी। और इन यूनिट्स में इतनी गुंजाइश नहीं होती कि ये 4-6 महीने तक का एक्सपेंडिचर अपने ऊपर उठा लें या अपनी जेब से पैसा दे दें। नोटबंदी से और जीएसटी से टूटी हुई इंडस्ट्री दोबारा खड़ी हो जाएगी, वो मुझे लगता है बहुत तकलीफ दे होगी। हमारी जो टीम गई थी पीयूष गोयल की, वो क्यों नहीं कुछ नेगोशिएट कर पाई, ये अपने आप में हैरानी की बात है। अगर वो चीन को 90 दिन का टाइम दे सकते हैं, अगर वो बाकी देश को दे सकते हैं, तो हमें क्यों नहीं दे पाए। जबकि हमारे जो विदेश मंत्री हैं जय बाबू, वो तो अमेरिका रह भी चुके हैं और उन्होंने खुलेआम कहा भी था कि हम डी डॉलराइजेशन के साथ नहीं हैं, हम ब्रिक्स की करेंसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन आज वो चीन की तरफ देख रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि चीन या रूस बाहें फैलाकर और आपको अमेरिका का ऑल्टरनेट दे देगा, तो मुझे ऐसा भी नहीं लगता कि ऐसा होगा। कनाडा से हमने अपने संबंध बिगाड़ लिए हैं, क्योंकि चंद मुट्ठी भर सिखों के झंडे देखकर हम पूरे कनाडा को दोषी ठहराने लगे। हमारे यहाँ से कुछ लोग जाकर, पहली बार मैंने ऐसा देखा है कि वहाँ दक्षिण एशिया के लोग, चाहे वो पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो या भारत के सिख हों या नॉन सिख हों, वो सब अपने आप को देसी कहते थे या इंडियन कहते थे। लेकिन पहली बार देखा है कि वहां भी अपने आप को सब सिख और हिंदू कहने लग गए। तो ये सब छोटी छोटी बातें बहुत तकलीफ देती हैं और आने वाले समय में हमें न सिर्फ टैरिफ, हमें वहां से डिपोर्टेशन का भी इंतजार रखना चाहिए। जो वहां से छोटे छोटे लोग और प्रवासी आने वाले हैं, उनका भी स्वागत करने के लिए हम तैयार रहे तो बेहतर। ये आपको आशंका दिख रही है क्या पावा साहब? अमेरिका से तो और कनाडा से तो मुझे लग रहा है, क्योंकि अमेरिका ने अभी 6 लाख चाइनीज को वीजा दिए हैं स्टूडेंट के, लेकिन भारतीयों को वीजा देने से मना कर दिया है। और कनाडा के अंदर 75% इंडियंस के वीजा रिजेक्ट कर रहे हैं। और अमेरिका ने जो टूरिस्ट वीजा पर भी अब टर्म्स एंड कंडीशंस लगाई हैं, वो इतनी टफ हैं कि जो बच्चे वहां रहते हैं उनके माँ बाप के लिए जाना भी मुश्किल हो जाएगा। एम्बेसडर अमीन, ये पावा साहब ने कुछ 2-3 बातें रेखांकित की हैं, पॉइंट आउट किया है, जरा इनको आप एड्रेस करिए, जो ये चीज़ें इन्होंने बताई हैं। देखिए, जहां तक पीयूष गोयल का सवाल है, वो ट्रेड मिनिस्टर हैं हमारे और कॉमर्स की, उनका डेलीगेशन तो गया, वो तो पॉलिटिकल आदमी है। इसके अलावा हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वहां पे और डिप्लोमेट्स दोनों ही काम कर रहे हैं। और घबराने की मैंने इसीलिए कहा कोई सी बात नहीं है। पूरे विश्व में हमारे डिप्लोमेट हैं, उनको तरीका आता है किस तरह हमें करना है। पॉलिटिक्स पे ज्यादा न जाए तो अच्छा है। देखिए, आप जहां तक सवाल है, इंडिया के अंदर भी गवर्नमेंट को सोच रही, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी सोच रहे हैं, पॉलिटिशियन को मजबूर होना पड़ेगा। नहीं, मैं 2 बिंदुओं पर आपका स्पेसिफिक जवाब चाहता हूं, माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूं। एक तो जो इन्होंने कनाडा से कहा कि भाई हमें वीज़ा में दिक्कत है, डिपोर्ट किए जाने की जो आशंका है, उन पर मैं आपसे बात कर रहा हूं कि अमेरिका में माँ बाप को भी जाना मुश्किल, छात्रों को जाना मुश्किल, चीनी को वीज़ा मिल रहा है। ये कैसी स्थितियाँ देख रहे हैं या कुछ नहीं है, हमें बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं? नहीं, हमें बिल्कुल डरने की इसलिए जरूरत नहीं है कि हम अकेले डिपेंड नहीं है कि हम उन पे डिपेंड है, वो भी हम पे डिपेंड है कई इश्यूज पे। तो ऐसा है कि जो उनकी जो इकोनॉमी, काफी कुछ हमारे भारत के जो लोग जाते हैं उनसे भी इफेक्ट करती है। वो एकदम से रिपोर्ट नहीं करेंगे, अंदर की बातें मैं बता रहा हूँ। और बिल्कुल ही यहाँ तक ये सवाल है इस बात का, हमेशा ही डिप्लोमेट्स अपने स्तर पे बातें रखते हैं, करते हैं। इसका नतीजा है कि आप देखेंगे कि कभी भी रिश्ते जो हमारे खराब हुए थे बेहतर हुए हैं कई कंट्रीज से। आप देखिए, मालदीव से देख लीजिए, चाइना का इफेक्ट था, उसके बाद अभी यहाँ भी अच्छा हुआ है रिश्ता। ऐसा नहीं है, बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जिनमें हमारे रिश्ते खराब भी होते हैं तो एकदम रिपेयर भी हो जाते हैं। अब कनाडा में ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं है हमारे भारतीयों की। और अभी हमारी दिनेश भाटिया से बात हो रही थी, पहले वहाँ पर एम्बेसडर थे,
ऐसी अब स्थिति नहीं जो बहुत बीच में बिगड़ गई थी। वो सिर्फ एक इशू है, टाइमली आया था और वो निकल गया। जो देखिए वहां पे जो पहले प्रेसिडेंट थे और प्राइम मिनिस्टर थे, उनके बाद जो दूसरे प्राइम मिनिस्टर आए, उनका झुकाव हमारी तरफ हुआ है। बात समझने की बात होती है, किसी लीडर को समझ में आता है, किसी को लीडर को समझ में नहीं आता है। तो जो इस वक्त एट प्रेजेंट प्रेसिडेंट है, उनका सोचना अलग है, पहले वाले जो थे उनका सोचना अलग था। तो आप ये कहना चाह रहे हैं एम्बेसडर अमीन, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अमेरिका और कनाडा दोनों जगह से हमें कोई डिपोर्टेशन का खतरा नहीं है, कोई डिपोर्ट नहीं किए जाएंगे, और उसके अलावा जो हमारे छात्रों को वीज़ा, उनके परिवारों को भी, इसमें भी कोई बहुत हमें दिक्कत नहीं आने वाली है, ये कहना चाह रहे हैं आप? कोई ज्यादा घबराने की बात नहीं, मैंने पहले भी कहा ऐसा नहीं है। घबरा तो नहीं रहे हैं, लेकिन मुश्किलात भी कम नहीं हो रहे ना। हम बिल्कुल घबरा नहीं रहे, हम कह रहे हैं आकाश गिरने वाला है, अब अभी जम्मू कश्मीर में तबाही आई हुई है, घबरा नहीं रहे हैं, घबराइए मत। पता चला 500 लोग बह गए, अभी वैष्णो देवी में सुबह सुबह हादसा हो गया, बोले घबराइए मत, बह गया। अभी एक पुल बह गया बिहार में, बोले घबराइए मत, हो गया। तो ये वाली स्थिति है। वास्तव में एक डिप्लोमेटिक बात आप कर रहे हैं, आप गंभीर व्यक्ति हैं, इसलिए मैं आपसे जवाब चाहता हूँ। नहीं बह रहे, आप बताइए वहाँ क्या नहीं आया हुआ? सुनामी नहीं आता है वहाँ पर? वहाँ पे प्रॉब्लम। मैंने एक उदाहरण दिया, मैं सुनामी पे चर्चा को नहीं ले जा रहा हूँ, मैं सुनामी पे चर्चा को नहीं ले जा रहा। सुनामी आती तो फिर उसके इंतजाम भी होते। ये मैंने एक उदाहरण दिया कि वास्तव में क्या ऐसी स्थिति है या नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल इस तरह नहीं है जितनी कही जा रही है, उतना नहीं है। हाँ है, थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन इतनी नहीं है जितनी उसको एलेबोरेट किया जा रहा है, बताया जा रहा है जी। अब यहाँ पर भी देखिए, अभी बात आ रही थी, लेकिन क्या करेंगे? अभी आरबीआई की बात कर रहे थे कि उन्होंने भी कुछ छूट देने की बात कही है, फिर गवर्नमेंट भी इंटरेस्ट पे सब्सिडाइज कर रही है। एक्सपोर्ट की जो क्रेडिट गारंटी है उसमें भी फर्क पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमारे इंडिया गवर्नमेंट हमारे एक्सपोर्टर्स को छोड़ देगा कि जाइए परेशान होइए। इंडिया गवर्नमेंट भी प्रोटेक्ट करेगी और बाहर की कंट्री से भी बात करेगी। ठीक बात है, ठीक बात है। मिताली निकोरे, मैं आपके पास दोबारा आता हूँ। अभी जो दो डिप्लोमेटिक सज्जन हमारे साथ में हैं, डिप्लोमेट्स रहे हैं, प्रमोद पावा भी बहुत लंबा अनुभव, और अभी हाल में 2-3 देशों में एक 4-5 महीने का समय बिताकर आए हैं वो, और एम्बेसडर अमीन साहब तो लगातार चीज़ों को देखते रहे हैं, इनके तमाम मित्र यार दोस्त दुनिया भर में सब दूतावासों में हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अभी जैसे प्रमोद पावा ने कहा कि जो हमारे एमएसएमईज हैं, छोटे उद्योग हैं, उनके लिए बहुत दिक्कतें हैं, और कुछ और दिक्कतें उन्होंने बताई। ठीक है, एक राजनीतिक समाधान एक अलग हो सकता है, डिप्लोमेटिक समाधान अलग हो सकता है, उसको डिप्लोमेट ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। लेकिन एमएसएमईज की बात की इन्होंने कि भाई एमएसएमई इतने दिन तक नहीं टिक पाएंगे अगर 6 महीने भी हमको ये झेलना पड़ा तो। बिल्कुल बिल्कुल, एमएसएमईज के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम, और मैं काफी एमएसएमईज के साथ बहुत क्लोजली जुड़ी हुई हूँ, उनकी काफी एडवाइजरी भी करती हूँ, उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वर्किंग कैपिटल की। आज काफी एमएसएमईज हैं जो 5% मार्जिन पर, 5% के प्रॉफिट मार्जिन पर काम करते हैं। कुछ ऐसे एमएसएमईज भी हैं जो 2% के प्रॉफिट मार्जिन पर काम करते हैं जी। लेकिन जब आप उन पर 50% का टैरिफ लगा देंगे, और बाहर से जब आप उनसे बात कर रहे हैं, बहुत सारे जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में तो ये बहुत ही ज्यादा हो रहा है कि जो बायर्स हैं, जो इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए परचेजिंग करते हैं बल्क में, वो आज आके कह रहे हैं कि आप अगर हमें अपना रेडी सामान, जो आपके पास रेडी इन्वेंट्री बनी हुई है, अगर वो हमें बेचना चाहते हैं तो आपको पूरी टैरिफ की कॉस्ट एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। अब कहाँ से कोई भी एमएसएमई, अगर मैं कहती हूँ अगर हम किसी भी क्लस्टर की बात ले लें, चाहे वो बनारस हो, चाहे वो लखनऊ हो, इतने सारे हमारे हैंडलूम क्लस्टर्स हैं, कहाँ से वो 50% टैरिफ एब्जॉर्ब कर सकते हैं? चाहे वो साड़ियां ना भी भेज रहे हो, अगर वो बेड कवर्स भी भेज रहे हो, उसमें चाहे थोड़ा मार्जिन ज्यादा होता है, 50% तो कोई एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। और टेक्सटाइल्स में सिर्फ कपड़े और होम इक्विपमेंट नहीं, होम की टेक्सटाइल्स नहीं होती हैं, टेक्निकल टेक्सटाइल्स एक बहुत बड़ा नया एरिया है जहां पे टेक्सटाइल्स को यूज करके नए मैन्युफैक्चरिंग करी जा रही है, ऑफ मतलब नई चीजों की जो इंडस्ट्री में भी यूज होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज होती है। टेक्निकल टेक्सटाइल में भी आपने 50% डाला हुआ है टैरिफ, तो कैसे वो इंडस्ट्रीज एमएसएमईज की सर्वाइव करेंगी? और एमएसएमईज की हालत पहले से सबको पता है कैसी है, लगातार सरकारें काम कर रही, लेकिन मुझे नहीं लगता बहुत अच्छी है। बिल्कुल, और एमएसएमईज का हमेशा से ही वर्किंग कैपिटल का एक चैलेंज रहा है, लेकिन अब 2 चीजें मैं ये कहना चाहती हूँ कि अच्छी आने वाली हैं। एक तो जीएसटी रैशनलाइजेशन, जीएसटी के रेट्स कम होना,
ये एमएसएमईज के लिए बहुत बड़ा रिलीफ रहेगा। और दूसरा है कि अगर हमारा ये इमरजेंसी फंड अनाउंस हो जाता है तो इमरजेंसी फंड के तहत अगर एमएसएमईज को वर्किंग कैपिटल लोन्स मिल जाए तो ये भी उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप रहेगा। तो ये जो दो चीजें हैं ये उनको अभी के लिए बचा सकती हैं, लेकिन आगे जाते हुए ये इसके ऊपर हम रिलाय नहीं कर सकते। हमें नई मार्केट्स में लेकर जाना है और हमें अपनी एमएसएमईज को और प्रोडक्टिव बनाना है, उनको मार्केट से बहुत क्लोजली जोड़ना है। अगर आज किसी भी एमएसएमई के पास आप जाएंगे, स्पेशली अगर वो कोई वुमन ओन्ड एमएसएमई हो या महिलाएं अगर उसको लीड कर रही हो, ये बहुत ज्यादा मैं देखती हूँ, उनको मार्केट में जाके नए ट्रेंड समझने के लिए कोई सपोर्ट नहीं है जी। वो जा ही नहीं पाती है। तो ये जो एक सपोर्ट, ऑनगोइंग सपोर्ट, यूपी में ऑलरेडी हमारे पास 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पॉलिसी है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पॉलिसी के तहत हम यूपी में इतना काम कर सकते हैं, लेकिन अभी तक वो हुआ नहीं है। तो ये आगे करने की बहुत जरूरत है। जी, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बातें अभी मिताली नेकोरे ने रखी। सुशील जैन, आप चूँकि एक व्यापारी उद्यमियों की रहनुमाई करते हैं और आपने बहुत समस्याओं को बताया भी है। मिताली कह रही वर्किंग कैपिटल की बहुत भयंकर समस्या है। ठीक है, हम नाम रख दें ODOP, तो इससे तो खुद डेवलपमेंट नहीं हो जाएगा ना। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट कहने में बड़ा अच्छा सुंदर लगता है, लेकिन क्या ज़मीन पर धरातल पर हम ये काम कर पाए क्या? और दूसरी बात यह है कि वर्किंग कैपिटल की बड़ी समस्या है। समस्या निश्चित रूप से है, जैसा कि अभी बता रहे हैं। और जहां तक मुझे सुनने में आ रहा है कि वर्किंग कैपिटल के ऊपर सरकार शायद कुछ लचीला रुख अपनाएगी और कुछ ना कुछ नए तरीके से सहायता करने के मूड में है, क्योंकि सरकार को ये सब दिखाई दे रहा है कि जो अभी जो सॉल्यूशन है वो उसके हाथ में नहीं बचा है। तो अब उसके पास जो भी सॉल्यूशन है उसमें अपने उद्यमों की, अपने लघु उद्यमों की, इनकी मदद करना, अपने व्यापारियों की मदद करना, यही एक रास्ता इस टाइम है। और मैं ये समझता हूँ कि सरकार शायद इस समय अपने सारे हथियार डाल के उनको जरूर इस पे काम कर रही है कि हम क्या क्या इसमें कर सकते हैं। हमें निश्चित रूप से हमें उम्मीद है कि वर्किंग कैपिटल का इशू भी सॉल्व होगा और भी बहुत सारे इशू हैं जो सॉल्व होने की तरफ आएंगे, जैसे कि पैकेज की बात है। और दूसरा क्या है कि जैसे अभी इनकम टैक्स की लिमिट्स बढ़ी हैं, उससे भी थोड़ा सा वर्किंग कैपिटल पर काम होगा। और भी बहुत सारी चीजें आने की, मतलब जिस तरह की हमारी बातें आपस में होती हैं जो व्यापारियों से, उद्यमों से, GST को लेकर भी लोग उम्मीद बांधे हुए हैं। GST को लेकर भी मुझे GST से तो बहुत फायदा होने वाला है। GST में मुझे ये लगता है कि जो 28% वाला स्लैब जब 18 पर आएगा, 18 जो 12 वाला है वो 5 पर आएगा, उससे आप निश्चित रूप से एवरेज 7 से लेके 10% का जो बेनिफिट होना है उससे भी बहुत अंतर पड़ने वाला है। और बहुत सारी चीजें ऐसी भी होंगी जो नील हो जाएंगी, जिन पर GST नहीं होगा, चाहे भले ही वो खाद्यान्न की हो और भी चीजें हैं। और हम आज भी एक मीटिंग में थे, वहां पर भी ये सारी बातें हो रही थी। तो मुझे ये लगता है कि सरकार अपनी तरफ से जो बाया मीडिया काम कर सकती है उस पर लगी हुई है। और जिस तरीके से अभी हम प्रधानमंत्री जी के बार बार कह रहे हैं कि वो अपने लोकल पे ध्यान दो, लोकल पर वोकल, जो अपना प्रोडक्ट है उन पे ध्यान दो, वो उनका कहना यही है कि जब हम एक आपात स्थिति में हैं तो उस आपात स्थिति में हम क्या क्या कर सकते हैं उसमें हमें सहयोग करना है साथ साथ चल के, जब भी हम इस लड़ाई से कुछ ना कुछ फल निकाल सकते हैं। ठीक बात है, बड़ी महत्वपूर्ण बात। अभिषेक पांडे, मैं आपके पास आ रहा हूँ, चूँकि चर्चा ये अंतिम सोपान में पहुँच चुकी है और अब कुछ राजनीतिक सवाल भी मैं आपसे करूँगा, चूँकि आप राजनीतिक चेतना वाले पत्रकार भी हैं। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी जैन साहब ने कहा कि हमारी सरकार ODOP की बात करती है, अपने स्वदेशी की बात करती है, लेकिन बीच में प्रधानमंत्री जी ने शुरू बहुत अच्छा किया था, बहुत अच्छा किया था। मतलब लग रहा था कि बिल्कुल, अब लग रहा है कि बिल्कुल हर गली मोड़ पर एक फैक्ट्री होगी और हर जिले का, हर शहर का नाम ऐसा होगा अद्भुत कि मैं बिल्कुल आनंद आ जाएगा। अलीगढ़ का तालाब हमारे सामने नाच रहा था कि भाई गजब है। वैसे भी खैर विश्व प्रसिद्ध है और मुझे लगा कि कुछ ऐसा कुछ होने वाला है कि अद्भुत हो जाएगा और मैं भी बड़ा आशान्वित था। लेकिन बीच में वॉइस काफ़ी लो चली गई, 3-4 साल मुझे लगता है इसका कोई यूपी में भी ODOP का कहीं कोई मुझे नहीं दिख रहा है। काम हो रहा होगा मैं नहीं कहता, लेकिन कोई शोर शराबा नहीं है। और प्रधानमंत्री जी को इधर थोड़ा सा ध्यान में आया है जब से टैरिफ वाला मसला है कि भाई जुटो। स्वदेशी जागरण मंच भी सालों के बाद वो झंडा वंडा लेकर दिखा है,
कि स्वदेशी स्वदेशी स्वदेशी, नहीं, वो भी गायब हो गए थे, है ना। तो ये स्थितियां सामने हैं। क्या हम ये कह सकते हैं कि जब आग लगी है तब हमें फायर ब्रिगेड की चिंता हो रही कि भाई कहाँ है वो वाली गाड़ी, कहाँ रहे, उसमें तो ड्राइवर ही नहीं है, लो उसका तो पाइप फटा हुआ है? क्या ऐसी स्थिति है या ऐसी स्थिति नहीं है? अभिषेक पांडे सर, हाँ देखिए, इसमें सबसे पहले जब पहली बार सरकार आई थी तो मेक इन इंडिया का बहुत बड़ा फोकस दिया गया था कि मेक इन इंडिया पे हम काम करेंगे, और वो आई थिंक उसका जो रिजल्ट जितना जो एक्सपेक्ट कर रही थी सरकार वो आया नहीं। उसमें दो चीजें हैं, हम डेफिनेटली बात करेंगे, क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो चाइना से compete करने की बात करते हैं। तो आपका देखिए, जब मेक इन इंडिया जब से शुरू हुआ और अभी तक, तो क्या हमारा जो ट्रेड सरप्लस जो था चाइना का वो बढ़ गया है? जी, वो तो कम होना चाहिए था ना। जी। तो हम वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। पहले तो हम वो कम करें, जैसे अभी मोदी जी ने हाल ही में कहा कि जब गणेश जी भी आते हैं तो वो छोटी आंख वाले आने लगे, चाइनीज गणेश जी। तो अभी हाँ, हाँ। तो उनका इशारा, नाम नहीं लिया उन्होंने किसी देश का, बट उनका इशारा चीन की तरफ था कि वहां से छोटी आंख वाले गणेश जी आ रहे हैं। तो देखिए, दो चीज है कि हमें हमारा, जैसे हम जब चाइना से compete करने की बात करते हैं या दूसरे देशों से compete कर बात करते हैं, तो हमें इकोनॉमी ऑफ स्केल पे खेलना होगा। देखिए, अगर आप अपने दाम कम रखना चाहते हैं तो आप छोटी छोटी फैक्ट्रियों से प्रोडक्ट बना के आप उसको कम दाम पे बेच नहीं सकते हैं। जैसे अभी बात कर रहे थे कि 5% के छोटे से मार्जिन पे काम करते हैं, तो अगर वो मार्जिन आपको बढ़ाना है तो आपको स्केल पे खेलना होगा, और वो तब तक संभव नहीं है कि जब तक हमारे पास एक ऐसा इकोसिस्टम, जो हमारी एमएसएमई है वो स्मॉल स्केल इवन मिड स्केल पे काम करने लगे, या थोड़ा और बड़े स्केल पे काम करें, या कई लोग मिलके एक साथ काम करें। तो हमें अपनी जो हमारी जो टैक्टिक्स है वो चेंज करनी होगी। दूसरी चीज जो आपने पॉलिटिकल बात की, कि हमें ये भी देखना होगा कि जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो कितनी मजबूत है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जब हमारे प्रधानमंत्री वहां गए, उन्होंने बहुत अच्छी दोस्ती मानी जाती थी ट्रम्प और मोदी जी की, और इस तरह की सिचुएशन में ये बहुत ही मतलब खटक भी रहा है लोगों को कि लोगों ने यहाँ पे यज्ञ किए, हवन किए ट्रम्प को जिताने के लिए, आपने देखा होगा। और वहां पे मोदी जी जाके बोल भी आए कि अब की बार ट्रम्प सरकार। तो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो एक दोस्ती यारी की तरह नहीं चल सकती है। वो एक दो लोगों के बीच की दोस्ती नहीं है, दो कंट्री के बीच के जो इकोनॉमिक्स हैं उसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। तो हमें जो अपनी फॉरेन पॉलिसी, जैसे आज का एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, आज साउथ कोरिया के जो प्रीमियर हैं उनकी मीटिंग थी ट्रम्प से, ली जे मोंग की जी। वो जब उनसे मिले तो उन्होंने जबकि उन मीटिंग से पहले उन्होंने साउथ कोरिया को कटाक्ष करते हुए एक ट्रुथ सोशल पे पोस्ट किया था। लेकिन जब वो ली जे मोंग वहां से निकलते हैं तो उनको पता है कि, उन्होंने बोला भी कि मैं पढ़ के आया हूं ट्रम्प हाउ टू मेक ए डील, ये किताब मैं पढ़ के आया हूं। दैट वाज फनी। वो उन्होंने पता था कि ट्रम्प को क्या पसंद है। उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ नॉर्थ कोरिया में ट्रम्प टावर में गोल्फ खेलना पसंद करूंगा, आपके साथ खेलूंगा। तो और उसके साथ साथ उन्होंने बात किया कि ओवल ऑफिस में जो गोल्ड फिनिशिंग हो रही है उसके बारे में बात की। उन्होंने बात की कि हाउ टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। सो उनको पता है कि ट्रम्प को फ्लैटरी पसंद है। तो अभी क्या होने वाला है, क्या हम कुछ नहीं जानते। ट्रम्प बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। ये अरे अभिषेक, हमने तो नारे भी लगा दिए, अब क्या करें भाई। आप साउथ कोरिया के प्रीमियर की बात कर रहे हैं, हमने जिंदाबाद के नारे लगा दिए हैं। अब उसके बाद भी उनको नहीं समझ में आ रहा ट्रम्प को, तो हम क्या कर सकते हैं भाई। कर दिए, बट लेकिन वही बता रहे हैं ना, दो दोस्ती ऐसे नहीं चल सकती है। तो अभी उनके क्या इंटरेस्ट हैं, अभी उनका क्या इस पर्टिकुलर मूवमेंट पे क्या उनका इंटरेस्ट है, उस पर निर्भर करता है। वो पीस मेकर की बात सुनना पसंद करते हैं। उन्होंने कहा कि आप नॉर्थ कोरिया के पीस मेकर बन जाइए, मैं पेस मेकर बन जाऊंगा। इस तरह की बातें वहां पे चल रही थी आज। तो वो हमें अपनी फॉरेन डिप्लोमेसी पे काम करना होगा, और हमें अपनी इंडस्ट्री को, जो जितने भी हमारे रेड टेपिज्म है, हमारी इंडस्ट्री को बड़ा करना होगा। हमारी डिपेंडेंस जो है बाहर पे कम करनी होगी। हमारे पास बहुत बड़ा मार्केट है और उसका हम यूटिलाइज अभी नहीं कर पा रहे हैं पूरी तरीके से। ठीक बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात। एम्बेसडर अमीन, कुछ सुझाव, कुछ महत्वपूर्ण बात। आलोचना हो गई, राजनीतिक कारण हो गए,
अब इसको कैसे व्यापारी कैसे और सरकार को अब मतलब बिल्कुल आपके मुताबिक सब कील कांटा ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ हमको काम करने की जरूरत है अभी? अमीन साहब, सरकार तो अपना काम कर रही है, डिप्लोमेट अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, टेक्नोक्रेट और ब्यूरोक्रेट अपनी जगह काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उनको थोड़ा धैर्य रखना चाहिए और सोचना चाहिए देश के बारे में भी, अपने बारे में भी, कि सरकार जरूर उनके साथ है। ऐसा नहीं चूंकि सरकार उनसे टैक्स लेती है, उसी टैक्स पे सरकार चल रही है। ऐसा नहीं उनके खर्चे भी सरकार के जो चल रहे हैं टैक्स पेयर्स के द्वारा चल रहे हैं। उनको सोचना चाहिए और घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। मैं समझता हूं कि ये समस्याएं आती हैं, आती रही और आती रहेंगी और साल भी होती रही हैं। इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखें, गवर्नमेंट उनको रिलैक्स करेगी, उनके लिए भी सोच रही है और जो भी उनके सामने आएगा और जल्दी कुछ ना कुछ रिजल्ट आने वाला है। प्रमोद जी प्रमोद पावा साहब, प्रमोद पावा साहब कोई आप कोई सुझाव दे सकते हैं? जी सर, ये सोचना कि कल को ट्रंप के साथ ऐसा होगा, दूसरे कंट्री के साथ ऐसा होगा, तो ये तो कुछ ऐसा ही होगा कि मेरी तो दीवार गिरेगी पर उसका कचड़ा मर जाएगा। हमें बहुत से रिफॉर्म्स चाहिए। जीएसटी की जहां तक बात है तो एक्सपोर्ट के अंदर जीएसटी का कोई कंसर्न नहीं है, उसमें कम हो या ज्यादा हो मेरे ख्याल कोई फर्क नहीं पड़ने वाला एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स के साथ। यहाँ हालत ये है कि अगर हमें एक लेटर भी भेजना होता है तो 1,500 से 2,000 रुपए हमारे यहाँ चार्जेस लगते हैं। वो सब छोटे छोटे रिफॉर्म्स करके हमें बहुत बड़े रिफॉर्म्स चाहिए और उम्मीद करते हैं कि उससे बेहतर होगा। ठीक बात है। मिताली, क्या सॉल्यूशन हो सकता है और बेहतर क्या चीजें हम करें? अभी ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी कंपेटिटिव एडवांटेज पर अच्छा, focus एक बात आप बात पूरी करें अपने। उससे पहले जैसे अभी एम्बेसडर अमीन थे, वो कह रहे थे कि सरकार अपना काम कर रही, सरकार अपना काम करी, बार बार उन्होंने इस बात को कहा, बहुत रेखांकित किया इस बात को। तो सारी जिम्मेदारी व्यापारियों की है कि वो धैर्य भी रखें, वो राष्ट्रवादी नारे भी लगाएं, वो अपना पेट भी ऐसी तैसी कर दें, अपने बच्चों को भी घर में बंद कर दें, स्कूल ही बंद करा दें, और सरकारें कुछ ना करें। सरकारें बहुत अच्छा कर रही हैं। जी नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूंगी, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि हमें एक बहुत ही थोड़ी प्लानिंग और प्लान्ड अप्रोच की जरूरत है। अभी हमें अपनी कंपेटिटिव एडवांटेज की ओर देखने की बहुत जरूरत है। कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां भारत का एक बहुत ही अच्छा एक सोफिस्टिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बन रहा है। जैसे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा सेक्टर है जहां पे बहुत सारी एमएसएमईज ऑलरेडी काम कर रही हैं और उसमें बाहर के देश भी हमसे खरीदना चाहते हैं। ऑटोमोबाइल्स, ऑटो पार्ट्स एक और ऐसा सेक्टर है जहां पे हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल्स ये दोनों हैं जो यूएस के टैरिफ से भी एग्जेम्प्ट करे गए हैं और इसमें भी और काम चल रहा है। तो ये बहुत जरूरी है कि आगे जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स आएंगी वो इन सेक्टर्स में और ज्यादा आए। दूसरा, ये एक बहुत जरूरी हमारी नई स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हम उन देशों के साथ जॉइंट वेंचर्स करें जहां पर हमें लगता है कि ट्रेड और आगे बढ़ सकता है। अगर आज ऑस्ट्रेलिया हमें कह रहा है कि हम आपको टैरिफ फ्री पूरा ट्रेड कर देंगे, तो हमें ऑस्ट्रेलिया की कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर्स में इन्वेस्टमेंट्स और ज्यादा करनी चाहिए, ऑस्ट्रेलिया में और इंडिया में, दोनों में। तो ये एक बहुत एग्जाम्पल है, पर ऐसे बहुत सारे देशों के साथ हम जॉइंट वेंचर्स कर सकते हैं। और ये जो ई विटारा का आज इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च हुआ है, ये भी उसी का एक एग्जाम्पल है कि आपने मारुति सुजुकी के साथ इतने साल एक ये जॉइंट वेंचर चलाया है। तो ये और ज्यादा जॉइंट वेंचर्स की हमें बहुत आवश्यकता है। ठीक बात है। सुशील जी, एक अंतिम टिप्पणी इस कार्यक्रम की, एक व्यापारी के तौर पर क्या क्या करा जाए कि सारा कुछ आप ही कंधे पे रखेंगे, सरकार को कुछ करने की जरूरत नहीं? देखिए, कंधे पे तो रखना मजबूरी है, क्योंकि अब जब सिर पर बात आ चुकी है और काफी इफेक्ट हो चुका है ऑलरेडी, तो जो हम अभी तक देख रहे हैं, आपने भी यज्ञ हवन करवाए थे क्या ट्रम्प के लिए? सुशील जी, आपने भी यज्ञ और हवन करवाए थे ट्रम्प के लिए क्या? नहीं, अच्छा, नहीं करवाए। उन सब में तो हम नहीं पड़े, लेकिन हम आपस में एसोसिएशंस की मीटिंग कर रहे हैं और जो भी सुझाव उनके आते हैं उन्हें आगे भेज रहे हैं सरकार तक। तो ऐसा है कि जो अभी तक ऐसी स्थिति किसी के अंदर नहीं है कि किसी को ये संभावना नहीं है कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, लेकिन निश्चित है कि कल से जब ये टैरिफ लगेगा तो कोई निराशा बढ़ेंगी और हम लोगों का काम है कि उस निराशा से हम उन लोगों को बचाएं और उनको आगे लेके चलें। बहुत शुक्रिया अभिषेक पांडे, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद अमीन, प्रमोद पाहवा जी, मिताली निकोरे, सुशील कुमार जैन।
बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का जिन्होंने इस कार्यक्रम को देखा। बड़ा शानदार कार्यक्रम था, बहुत खुलकर विचार आए और समाधान भी निकला, चिंताएं भी हैं। कहीं ना कहीं व्यापार पर दबाव बढ़ेगा। उम्मीद करते हैं कि जो दबाव व्यापारी महसूस कर रहे हैं, कम से कम उनका दबाव सरकार अपने ऊपर लेगी और व्यापारियों को, उद्यमियों को, निर्यातकों को सहयोग करेंगे। और जिन लोगों के जॉब, जिनकी नौकरियां खतरे में हैं, उनके लिए भी कोई योजना तो होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है पूरी कि इस संकट से उबरने के लिए सरकार ने पहले कोई योजना बना ली होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि बहुत दूरदर्शी नेता है। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।